हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आर पी माहेश्वरी आज आपको पैरेलल रेजोनेंस में टू ब्रांच सर्किट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो टू ब्रांच सर्किट मतलब ये है कि दो ब्रांचेज हैं, ये आपकी पैरेलल में कनेक्टेड है। एक ब्रांच में रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस लगा हुआ है, दूसरी ब्रांच में रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस लगा हुआ है। ठीक है, ये जो ब्रांच है इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू है RL और इंडक्टेंस की वैल्यू है XL और XL बराबर होता है j⍵L। तो ये जो ब्रांच है इंडक्टिव ब्रांच कहलाएगी। इसको जो इंपीडेंस है वो इंपीडेंस को नाम हमने दिया है ZL। ठीक है, Z फॉर इंपीडेंस और L स्टैंड्स फॉर कि ब्रांच कौन सी है, ये इंपीडेंस की इंडक्टिव ब्रांच है। ठीक है, इसी प्रकार से ये जो दूसरी ब्रांच है इसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है RC और एक कैपेसिटेंस लगा हुआ है जिसकी वैल्यू है XC बराबर होता है -j/⍵c। और ये जो ब्रांच है इसको हम कहेंगे ZC। इस ब्रांच की इंपीडेंस है वो क्या कहलाएगी, ZC। सो ZC मीन्स कैपेसिटिव की ब्रांच की इंपीडेंस। तो ये दो आपकी जो वैल्यूज हैं ये पैरेलल में लगी हुई हैं। इस सर्किट के लिए, उपरोक्त सर्किट के लिए या इस सर्किट के लिए अनुनाद आवृत्ति ज्ञात कीजिए। इसको हमको ज्ञात करना है। इसमें डेरिवेशन है बेसिकली बड़ी, तो आपको ध्यान रखना है कि वो सर्किट देगा आपको कि नीचे दिए गए सर्किट के लिए, पैरेलल सर्किट के लिए अनुनाद आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आपको सर्किट तो जो एग्जाम में दिया हुआ है उसको देख के बना लीजिए और फिर आपको डेरिवेशन करनी है। ये चीजें आपको सारी लिखनी पड़ेगी, ZC, ZL, XL बराबर j⍵L, XC बराबर -j/⍵c। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करें। इसके लिए देख लिए ये ZL है, ZL बराबर क्या होगा RL प्लस jXL। तो RL की वैल्यू RL ही है और XL की वैल्यू ⍵L है, तो ZL बराबर हो जाएगा RL प्लस j⍵L। ZL मीन्स इंडक्टिव सर्किट की इंपीडेंस। अब ये टर्म है YL। YL क्या है, इंपीडेंस का रेसिप्रोकल, इंपीडेंस का उल्टा है। तो YL इक्वल टू होगा 1/ZL, दिस इज इक्वल टू 1/RL प्लस j⍵L। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करने हैं हमको। तो जब रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करने होते हैं तो हमेशा मैथमेटिक्स के अंदर आपको ध्यान रखना है कि जो भी टर्म है जिसके रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करने हैं उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ये हमने उसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। कॉन्जुगेट मीनिंग क्या है कि ये जो जे वाला पार्ट है j⍵L जो यहाँ पर है, तो यदि यहाँ प्लस साइन है तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, और यहाँ प्लस साइन है और माइनस साइन है तो यहाँ प्लस साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। अभी जैसे यहाँ पे प्लस साइन है ये, तो इसको माइनस साइन के साथ लेके उसी सेम टर्म लेके विद नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो ऊपर तो पॉजिटिव आ जाएगा ये RL माइनस j⍵L, और नीचे जो आएगा ये a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा। तो a प्लस बी गुणा a माइनस बी होता है a² माइनस b²। तो इसमें j² भी आएगा और j² की वैल्यू होती है -1। तो a² RL² आ गया और j² में माइनस है तो इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और j हट जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा केवल ⍵² L²। तो फाइनली YL की जो वैल्यू है, YL की वैल्यू क्या आई, RL माइनस j⍵L अपॉन RL² प्लस ⍵² L²। ये वैल्यू आ गई आपकी YL की। ठीक है, इसी प्रकार से हम निकालेंगे ZC। ये ZC बराबर क्या होगा, RC माइनस jXC। ठीक है, तो RC तो RC है और XC की वैल्यू है 1/⍵c, तो ये माइनस j/⍵ इंटू c है, ये ω इंटू c है, राइट। अगेन तो YC बराबर क्या हो जाएगा, YC बराबर होगा 1/ZC।
ठीक है, और जेड सी की वैल्यू ये है आर सी माइनस जे ओमेगा सी, तो इसको फिर हम यहाँ पे लिख देंगे, तो वाई सी इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन आर सी माइनस जे अपॉन ओमेगा सी। ये ध्यान रखना है आपको इसको, ठीक है। अब वापस इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करने हैं हमको, तो हम क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया हमने, तो ये यहाँ पे माइनस साइन था तो हमने यहाँ पे प्लस साइन ले लिया, जैसे वो भी मैंने आपको ऊपर बताया था कि कॉन्जुगेट के लिए जो इमेजिनरी पार्ट है उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सो अगेन यहाँ पे देखिए ऊपर तो आर सी प्लस जे ओमेगा सी रहेगा, ये आर सी प्लस जे ओमेगा सी आ गया, और दिस इज ए माइनस बी, ए प्लस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ गया यहाँ पे आर सी स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। अब जे स्क्वायर इज -1, ये मैंने ऊपर भी बताया था, ऊपर लिखा हुआ नहीं है, लिखा हुआ भी है जे स्क्वायर इज -1, तो यहाँ पे हम जे स्क्वायर -1 रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया फाइनली आर सी प्लस जे ओमेगा सी अपॉन आर सी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब देखिए जिस हिसाब से दो इंपीडेंस सीरीज में जुड़ जाती हैं, Z1 और Z2 दो इंपीडेंस सीरीज में भी कनेक्टेड हैं, तो उसकी इक्वल इंपीडेंस कितनी होगी, Z1 प्लस Z2। इसी प्रकार से जब दो एडमिटेंस प्रवेश्यता Y अगर समानांतर में जुड़ी हुई हैं, पैरेलल में जुड़ी हुई हैं, तो वो दोनों एडमिटेंसेज आपस में जुड़ जाएंगी, पैरेलल में है तो ऊपर ये जो सर्किट दिया हुआ है इसकी टोटल एडमिटेंस Y इक्वल टू वाई एल प्लस वाई सी होगी, ठीक है। Y इक्वल टू क्या होगा, वाई एल प्लस वाई सी। अब इक्वेशन 1 से वाई एल का मान ये रख दिया हमने, और इक्वेशन 2 से वाई सी का मान ये रख दिया। सो Y इक्वल टू आर एल माइनस जे ओमेगा एल अपॉन आर एल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस आर सी प्लस जे अपॉन ओमेगा सी अपॉन आर सी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। अब इसे रियल पार्ट अलग कर लिया, इमेजिनरी पार्ट अलग कर लिया, तो ये आर एल के साथ ये पूरा फिगर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आर एल स्क्वायर अपॉन आर एल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, और ये आर सी वाला फिगर ये आ जाएगा आर सी अपॉन आर सी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस जे बाहर आ गया, तो ये ओमेगा एल वाइटर माइनस था, ये माइनस ओमेगा एल और अपॉन आर एल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, और यहाँ जे प्लस का है तो यहाँ साइन प्लस का ही आएगा, प्लस 1 अपॉन ओमेगा सी यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन ओमेगा सी अपॉन आर सी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप अपनी खुद की हैंड राइटिंग में इनके अच्छे से नोट्स बना लीजिए, जिससे आपको समझ आएगी खुद की राइटिंग में, और सही चीज़ कुछ चीज़ जो ढंग से क्लियरिटी में लिखी हुई नहीं है उसको आप ढंग से आप लिख के अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए चाहे सीरीज रेजोनेंस हो चाहे पैरेलल रेजोनेंस हो, अनुनाद आवृत्ति या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लिए कंडीशन तो सेम रहेगी। उसमें क्या था कि इम्पीडेंस जेड का इमेजिनरी पार्ट 0 होता था, इसमें एडमिटेंस वाई का जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 होगा। तो रेजोनेंस के लिए कंडीशन क्या है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी प्राप्त करने के लिए इक्वेशन 3 में इमेजिनरी भाग को 0 के बराबर रख देते हैं। ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसको 0 के बराबर रख देंगे तो वो रेजोनेंस कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। तो ये नेक्स्ट ये देखिए, तो ये इमेजिनरी पार्ट ये था हमारा माइनस ओमेगा एल अपॉन आर एल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस ओमेगा एल प्लस आर एल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा सी, यहाँ से ले ली टर्म पूरी 1 अपॉन ओमेगा सी प्लस आर सी स्क्वायर, सी नीचे है ये आर सी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है।
तो ये साइन इक्वल टू का इसको इधर ले आएंगे, तो ये तो हो गया 1 अपॉन ओमेगा सी अपॉन, देखिए इसका एल्शियम भी ले लिया यहाँ पर हमने, तो ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो आर सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू, और ये जो माइनस की टर्म थी माइनस ओमेगा एल अपॉन आर एल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ये इक्वल टू के इधर आ जाएगा, तो ये ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन आर एल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ओके। अच्छा ये देखिए ये ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर जो है ये ऊपर चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा तो एक ओमेगा सी से एक ओमेगा सी कट जाएगा, तो एक ओमेगा सी ऊपर बच जाएगा, जी ओमेगा सी ऊपर बच गया हमारे। तो ओमेगा सी अपॉन आर सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1, ये जो है टर्म भी एज इट इज यहाँ पे नीचे आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू, ये एज इट इज आ जाएगी ओमेगा एल अपॉन आर एल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, राइट। अब ये ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया यहाँ पे, अब इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये जो टर्म है पूरी पूरी इसको इधर ले गई, सी से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये जो टर्म है पूरी पूरी ये इधर आ जाएगी, ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, एल से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये टर्म इधर सी से मल्टीप्लाई हुई तो क्या हो जाएगा, आर एल स्क्वायर सी प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर सी, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर सी इक्वल टू, ये जो पूरी टर्म है एल से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हो जाएगा आर सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर एल प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा एल, तो ये हो गया एल। अब इसमें हमने क्या किया, जो ओमेगा स्क्वायर टर्म है उनको एक तरफ कर लिया और बाकी टर्म एक तरफ कर ली, तो ये जो है आर सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर एल, इसको हम ब्रैकेट के इक्वल टू के इधर लिया, तो यहाँ टर्म क्या बच गई, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर सी तो पहले ही था, माइनस आर सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर एल, ये इधर आ गई इक्वल टू एल, तो इधर पहले से ही था, और ये जो आर एल स्क्वायर सी है ये टर्म इधर माइनस में आके माइनस हो जाएगी आर एल स्क्वायर सी, इज इट क्लियर। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना है अपने को, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ओमेगा की जो टर्म्स है वो एक तरफ कर लीजिए, और अदर देन जो ओमेगा टर्म्स है वो एक तरफ कर लीजिए। अब देखिए इसके अंदर से इधर ओमेगा स्क्वायर भी है, इधर एल है सी है, इधर एल है सी है, तो कॉमन क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर एल सी कॉमन आ जाएगा इसमें से और इसमें से, तो यहाँ क्या बचेगा, ओमेगा स्क्वायर एल सी कॉमन आ गया, तो यहाँ केवल एक एल बचेगा, ये एल बच गया, ओके। माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी कॉमन आर सी स्क्वायर बच जाएगा, ये तो आर सी स्क्वायर बच गया, और एल सी कॉमन ले लिया तो एक सी बच जाएगा, सी स्क्वायर है तो सी बच जाएगा एक, तो यहाँ क्या बच जाएगा, आर सी स्क्वायर सी इक्वल टू एल माइनस आर एल स्क्वायर सी, ये एच डी जाएगी टर्म। सो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये जो पूरा टर्म है ये और ये टर्म है ओमेगा स्क्वायर के अलावा ये इसके नीचे आ जाएगी, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एल सी, ये पूरी टर्म इसके नीचे आ गई 1 अपॉन एल सी, और इसके नीचे ये आ गया ये टर्म, तो 1 अपॉन एल सी ब्रैकेट एल माइनस आर एल स्क्वायर सी अपॉन एल माइनस आर सी स्क्वायर सी, ऊपर आर एल स्क्वायर है नीचे आर सी स्क्वायर है, बाकी टर्म सेम है दोनों। तो ये अनुनाद आवृत्ति का एक्सप्रेशन आ गया। अब इसको अनुनाद आवृत्ति है इसलिए हम ओमेगा की जगह रख देंगे ओमेगा ए आर, इसमें तक कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। कुल मिला की बात इतनी सीख है कि ओमेगा टू ओमेगा ए आर का मतलब ये है कि एंटी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ओमेगा आर जो हमने सिंबल लिया था वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए लिया था, और ओमेगा ए आर जो ले रहे हैं वो पैरेलल रेजोनेंस के लिए, वो सीरीज रेजोनेंस के लिए था ए आर, और ये पैरेलल रेजोनेंस के लिए। तो फाइनली एक्सप्रेशन आ गया ओमेगा ए आर इक्वल टू अंडर रूट ले लेंगे इस पूरे का, तो 1 अपॉन अंडर रूट एल सी हो गया, और ये जो पूरा ब्रैकेट है इसका अंडर रूट आ जाएगा। सो फाइनली ओमेगा ए आर इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी ब्रैकेट एल माइनस आर एल स्क्वायर सी अपॉन एल माइनस आर सी स्क्वायर सी, इस पूरे का अंडर रूट। तो ये ओमेगा आर का एक्सप्रेशन हो गया। इसकी जो यूनिट होगी, इकाई होगी, वो होगी आपके रेडियन पर सेकेंड या रेडियंस। और एफ आर निकालें, हर्ट्ज के अंदर निकाल लिए तो 2 पर डिवाइड कर दीजिए दोनों एक्सप्रेशन को, तो यहाँ तो आ जाएगा एफ ए आर। सो एफ ए आर इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई रूट एल सी ब्रैकेट एल माइनस आर एल स्क्वायर सी अपॉन एल माइनस आर सी स्क्वायर सी अंडर रूट। ये फाइनल एक्सप्रेशन आ गया
ब्रांच सर्किट में अनुनाद आवृत्ति का। ठीक है, समझ में आ गए? तो इसमें कुछ स्पेशल केस थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देते हैं, एनहांस कर देते हैं इस सर्किट में। देखिए, यदि RL बराबर RC है, ये जो सर्किट हमको दिया हुआ था ऊपर, इसमें स्पेशल केस फर्स्ट क्या है? इफ RL इक्वल टू RC, मीन्स ये RL और RC का मान बराबर होगा। बराबर होगा उस स्थिति में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, क्योंकि एक्सप्रेशन सेम हो जाएगा। तो केवल FAR बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 पाई अंडर रूट LC। ठीक है। दूसरा स्पेशल केस ये है कि सामान्य तौर के ऊपर इंडक्टिव का जो रेजिस्टेंस होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू RC का जो रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो अगर RC की वैल्यू 0 है, RC का मान इफ RC इक्वल टू 0, तो इसमें RC 0 कर दीजिए बस। ठीक है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ FAR? FAR इक्वल टू 1/2 पाई रूट LC, तो बचेगा बचेगा, ये टर्म 0 हो जाएगी, तो ऊपर सेम चीज बचेगी, L माइनस RL स्क्वायर C अपॉन इस पूरे के नीचे क्या बच जाएगा? L बच जाएगा, और इसका अंडर रूट इसमें है। तो फर्स्ट केस में इफ RL इक्वल टू RC, FAR इक्वल टू 1/2 पाई रूट LC, if RC इक्वल टू 0, then FAR इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट LC, और L माइनस RL स्क्वायर C अपॉन L। इस एक्सप्रेशन से दोनों एक्सप्रेशन निकल जाएंगे। तो ये स्पेशल केस के अगर आपसे पूछा जाता है तो इस तरह से आप बता दीजिए। तो रेजोनेंस के समय सर्किट के रेजिस्टेंस का मान क्या होगा? ये देखिए, कई बार एक वाइवा में या इंपॉर्टेंट जो इंटरव्यूज होते हैं उसमें पूछ सकते हैं कि कई लड़की क्या करते हैं, RL और RC का पहले कॉम्बिनेशन बता देते हैं, जबकि गलत है। तो जो इक्वेशन 3 थी हमारी, ठीक है, ये इक्वेशन 3 ये थी हमारी, ये इक्वेशन 3 ये है, ये YL का मान है ये। तो रेजोनेंस में क्या ऐसा पार्ट 0 हो गया? ठीक है, तो केवल रेजोनेंस में क्या पार्ट बचा? केवल ये, और ये हमारा रजिस्टिव पार्ट है। ये कौन सा पार्ट होगा? रजिस्टिव पार्ट। तो रेजोनेंस सर्किट का एडमिटेंस कितना बचेगा नेट? ये बचेगा एडमिटेंस। उसका नेचर कैसा होगा? क्योंकि वो प्योर रेजिस्टेंस नहीं होके उसको हम रिएक्टिव पार्ट बोलेंगे, रियल पार्ट ऑफ एडमिटेंस। तो ये इसका जो रेजिस्टेंस होगा ये इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, तो रेजोनेंस के समय ये बचेगा 1/R। तो 1/R इक्वल टू RL अपॉन RL स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर प्लस RC अपॉन RC स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर। ये बचेगा आपके रियल पार्ट। ठीक है, तो ये रेजोनेंस में रेजिस्टेंस या रेसिप्रोकल ऑफ दिस होगा। इस पूरे को उल्टा करके रेजिस्टेंस की वैल्यू जाएगी, तो 1/R, क्योंकि एडमिटेंस चल रहा था वो, तो 1/R आपके बचेगा। ठीक है, तो देखिए अब आपको इसको ढंग से वापस समझ लेना है। जो मैंने आपको बताया है कि यदि 2 ब्रांच सर्किट आपके दिया हुआ है एग्जाम में, तो ये 2 ब्रांच सर्किट एग्जाम में सर्किट दिया हुआ होगा, आपको इस सर्किट के लिए अनुनाद आवृत्ति ज्ञात करनी है। तो बिल्कुल सिंपल अनुनाद आवृत्ति ज्ञात करना, पहले ZL की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर YL की वैल्यू निकाल लीजिए, इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करने के लिए। ये इक्वेशन 1 हो गई। इसी प्रकार से RC ब्रांच का देख लीजिए, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, और ये इसकी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो गए। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। टोटल Y आ जाएगी, इस Y की रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर दीजिए, और रेजोनेंस कंडीशन ज्ञात करने के लिए जो इसका इमेजिनरी पार्ट है उसको 0 कर दीजिए। ये इमेजिनरी पार्ट को 0 कर दिया, सिंप्लीफाई कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइनली ये एक्सप्रेशन आ गया। उसके बाद ओमेगा की टर्म एक तरफ कर ली, कांस्टेंट टर्म एक तरफ कर ली,
तो फिर फाइनली ओमेगा की वैल्यू निकाल ली, तो ओमेगा ए आर बराबर 1/√LC L माइनस आर एल स्क्वायर सी अपॉन एल माइनस आर सी स्क्वायर सी का अंडर रूट, ये फ्रिक्वेंसी आ गई, अनुनाद आवृत्ति आ गई रेडियंस पर सेकंड के अंदर। और अगर हर्ट्ज में निकाल लियो तो 2 पाई से इसको डिवाइड कर दिया एक्सप्रेशन को, तो ये आ जाएगा FAR। ठीक है, तो ये FAR इक्वल टू 1/2π√LC L माइनस आर एल स्क्वायर सी अपॉन एल माइनस आर सी स्क्वायर सी, ये हमारी अनुनाद आवृत्ति का मान आ गया। अब जो स्पेशल केस, यदि वो पूछेगा नहीं स्पेशल केस एग्जाम में, और अगर वो पूछता है कि फॉर्मूला बताइए यदि आर एल बराबर आर सी है, तो आप आर एल बराबर आर सी कर दीजिए। तो इस एक्सप्रेशन में आर एल बराबर आर सी करते ये पूरा ब्रैकेट कट जाएगा, केवल 1/2π√LC बच जाएगा। और जैसे स्पेशल केस में मैंने आपको बताया कि कई बार क्या होता है कि 2 ब्रांच सर्किट के अंदर जो सर्किट है उसमें आरसी का मान 0 होता है, तो उसके लिए उस केस में यहाँ आरसी 0 हो जाएगा और ये एक्सप्रेशन बच जाएगा, राइट। तो फाइनली ये तो अनुनाद आवृत्ति का एक्सप्रेशन हो गया पैरेलल रेजोनेंस केस के अंदर, ये दिस एक्सप्रेशन। और ये पूछा जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एट ए टाइम ऑफ रेजोनेंस इन 2 ब्रांच सर्किट, तो ये वास्तविक प्रतिरोध का मान ये आएगा इसका 1/R इक्वल टू RL अपॉन RL स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर प्लस RC अपॉन RC स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर C square is the value of resistance at the time of resonance। ठीक है, तो होपफुली आपके समझ में आ गया होगा 2 ब्रांच सर्किट में अनुनाद आवृत्ति का मान किस प्रकार से निकाला जाता है। ठीक है, तो ये सर्किट आपको दिया हुआ होगा, ये निकाल लीजिए और उसके बाद सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये FR का मान आपके आ जाएगा, राइट।